छोटा भाई राखी लाना कल तुम सारी लड़कियां, ठीक है ना? बड़ा लग रहा है क्या ये? बूढ़ा भाई है, बड़ा बूढ़ा है ना। चलो लाइव हो गया, शुरू करें क्लास। लड़के ए, बातें प्लीज, बातें नहीं। अब शुरू कर लेते क्लास को ना। तो आज मैं सारा लिख के लिया है ना, पहले ही ये देख रहा होगा ना, सारा सारा लिख लाया ना, सारा लिख लाया। बढ़िया है ना ये सही नहीं है? नहीं ये ठीक है ना? ये ठीक है? बोलकर लिखवाना है, एक ही बात है। देखो ध्यान दो एक बार, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। देखो अब मैं, हाँ वो सूर्य ही है, वो लिखने में थोड़ा सा हो रखा है। अब एक एक करके सारी बातों को एक बार सुन लेते हैं। देखो बुध के बारे में पहले हमने बात की कि बुध पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ऐसा देखा हमने। तो सबसे पहला है कि सूर्य का सबसे निकट है। तो सूर्य से आप चलना शुरू करते हैं, तो सूर्य से चलने पर सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है। तो बताओ सूर्य के सबसे नजदीक वो कौन आएगा? बुध आएगा। फिर हमने बात करी कि जो सबसे छोटा ग्रह है, वो सबसे छोटा भी कौन सा है? वो भी बुध ही है। बुध है ना, नजदीक है लेकिन गर्म नहीं है सबसे ज्यादा। सबसे गर्म कौन आएगा? शुक्र आएगा। ये तीन बच्चे आप लोग हो, टेस्ट चल रहा था क्या इनका? तुम तीनों बच्चे पीछे बैठो तुम, हाँ तुम तीनों, तुम किस पर बैठे हो? क्या सीट है? तुम बेंच बैठे हो? ऊंची है क्या वो? बाकी सबसे ऊंची है? अच्छा अच्छा अच्छा। तुम तीनों वो भी शरारती किस्म के है ना? तुम्हें कुछ बेंच ऐसी मिल गई और जैसे शरारत करोगे ना, तो हवाबाजी नहीं करनी क्लास में, ठीक है ना? जैसे अभी कर रहे हो वैसा नहीं करना, ठीक है? तो सूर्य का सबसे निकटतम है, दूसरा सबसे छोटा है ना? अब देखो अरे लड़के बात नहीं, देखो ये सूर्य अगर है तो ये सन के चारों तरफ क्या करता है? रिवोल्व करता है ना? सूर्य के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और ये सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाएगा, तो ये चक्कर लगाने में जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी 88 दिन में घूमती है, सॉरी 365 दिन में, वैसे ये कितने दिन में घूमता है? 88 दिन के अंदर। क्योंकि इतना कम समय क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है, ये जो कक्षा है, वो कक्षा क्या है इसकी? छोटी है। अब जैसे जैसे आप दूर जाओगे कक्षा भी बड़ी होगी, ऑर्बिट जब बड़ा होगा तो समय भी क्या लगेगा? उसमें ज्यादा लगेगा। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ सबसे कम समय में अगर कोई घूमता है तो वो कौन रेवोल्यूशन करता है? तो वो करता है ये बुध करता है। तो ये 88 दिन लेता है। और एक होता है, देखो दो तरीके की गतियां होती है किसी भी प्लेनेट में। कोई भी प्लेनेट होगा तो उसमें दो तरीके के मोशन होंगे, दो तरीके की गतियां होंगी, दो मोशन होंगे या दो प्रकार की गतियां होंगी। एक गति होगी आपकी जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन बोलते हैं। और एक होती है जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्व होता है ना, रिवोल्व करता है। इसको बोलते हैं घूर्णन, यानी कि अपने ही एक्सिस पर जब भी कोई प्लेनेट अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमे, जैसे पृथ्वी है, तो जैसे पृथ्वी है, जैसे मान लो कि मैं अर्थ हूं, अब मैं अपने ही एक्सिस के ऊपर ऐसे घूम जाऊं तो ये क्या हो गया? ये हो गया रोटेशन हो गया। और अब मैं अगर सूर्य के चारों तरफ घूम जाऊं तो वो क्या हो गया? रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है ना? तो एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण। अपने अक्ष पर जब घूमता है तो उसको रोटेशन बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। और सूर्य के चारों तरफ होता है तो उसको परिक्रमण बोलते हैं, है ना? अपने अक्ष पर परिभ्रमण है या घूर्णन है, और सूर्य के चारों तरफ क्या है? परिक्रमण है। और बुध जो है वो सूर्य के चारों तरफ तो कितने में घूमता है? ये घूमता है कितने दिन में? 88 दिन में। लेकिन अपने ही एक्सिस पर ये कितने दिन में घूमता है? 59 दिन के अंदर। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमती है? एक दिन, एक दिन। ऐसे ये कितना दिन लेता है? 59 दिन लेता है, ठीक है? तो एक इस बुध के बारे में ये बात आएगी, ठीक है ना? और अगर आप देखोगे कि सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में इसकी कक्षीय गति सर्वाधिक है, जो लगभग 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। कक्षीय गति मतलब सूर्य के चारों तरफ
जो कक्षा के अंदर गति हो रही है ना, तो कक्षा के अंदर जो गति हो रही है वो 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से घूमता है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका अपना खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है। अरे छोरे क्या दिक्कत है, बार बार चिक चिक बात कर रहे हो, सुन लो इसको ध्यान से। तो इसका कोई भी वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर इसका नहीं है। और बुध और शुक्र दो ऐसे हैं जिनका कोई सैटेलाइट भी नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे हमने एक तो हमने यहां से लॉन्च करके और अपनी कक्षा में स्थापित किया, या बुध के पास भेजा, या बृहस्पति के अध्ययन के लिए जूनों को भेजा, एक तो वो होता है। और एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है। समझ में आई बात। जैसे गैनीमीड किसका है, बृहस्पति का है। जैसे सैटर्न का जो है उसका टाइटन है। ऐसे जैसे आयो है वो किसका है, जुपिटर का है। तो एक है तो होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। तो इसके कोई भी, बुध और शुक्र दो ऐसे हैं जिनका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। क्यों लिख रहा है, हेलो क्यों लिख रहा है, क्यों लिख रहा है पीडीएफ? तो मैं लिखाऊंगा नहीं सारा भी बोल करके, तो फिर लिख लेना इसको देख करके, ठीक है। तो इसका कोई भी, ना तो इसका क्या होगा वायुमंडल है और ना ही इसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इसके अंदर तापांतर सबसे ज्यादा मिलता है। तापांतर का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है ना। और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इसका मतलब दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात्रि में बहुत ठंडा हो जाता है ना। तो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और रात का मिनिमम टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, तापांतर। और वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है। बर्फीली रातें बर्फीली होती हैं और दिन कैसा होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, जला देने वाला होता है। रात्रि में जब कम होता है क्योंकि उसका सन का जो सामने है ना भाई, जो सन के सामने होगा सरफेस, सन के सामने जो सरफेस होगा इस तरफ तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। रात्रि का मतलब आउटसाइड ऑफ द सरफेस। तो रॉक्स गर्म होती, चट्टानें गर्म होती हैं। फिर रात्रि में क्या होगा कि वो जो ताप है वो ताप को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, है ना। और हीट को जब रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, और कुछ नहीं, बाकी कोई विशेष कारण नहीं। तो एक एक करके एक काम करो सारे बच्चे, एक बार इनके बारे में लिखना शुरू करो, है ना। तो लिखो, इंग्लिश वाले इधर देख करके लिख लो, इंग्लिश वालों के लिए व्यवस्था है, और हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल दे रहा हूं, है ना। हिंदी वाले बच्चे लिखो। नहीं इसकी नहीं फंस रही, मेरी ये साउंड फंस रही है। गर्म पानी मंगवाओ ना अगर मिल जाए थोड़ा। लिखो लिखो लिखो, फोटो कोई चक्कर नहीं, लिखो इसको। सूर्य का निकटतम एवं सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य का निकटतम एवं सबसे छोटा ग्रह है। इट इज द नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट टू द सन, जो कि सूर्य के चारों ओर 88 दिन में, जो कि सूर्य के चारों ओर 88 दिन में। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे लिखते जाओ, ऑफलाइन की तरह, है ना। ऑफलाइन की तरह तुम भी पढ़ाई करो, ऑनलाइन का कोई सिस्टम मत समझो। सूर्य के चारों ओर 88 दिन में परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर 88 दिन में परिक्रमण एवं 59 दिन में 59 डेज में, एवं 59 दिन में, एवं 59 दिन में, 59 दिन में अपने ही अक्ष पर घूर्णन करता है, अपने ही अक्ष पर घूर्णन करता है, अपने ही अक्ष पर घूर्णन करता है, अपने ही अक्ष पर घूर्णन करता है। अपने ही अक्ष पर घूर्णन करता है। बताओ लिखा सब में? अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में इसकी कक्षीय गति सर्वाधिक है। सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में इसकी कक्षीय गति सर्वाधिक है। सौर मंडल के
सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में, सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में इसकी कक्षीय गति सर्वाधिक है। कक्षीय गति मतलब ऑर्बिटल स्पीड। इट्स ऑर्बिटल स्पीड is high compared to other planets. Its orbital speed compared to its orbital speed high compared to other planets in the solar system. In the solar system, which is about its orbital speed high compared to other planets in the solar system, which is about 50 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो लगभग 50 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो लगभग 50 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, मैं लिखवा ही रहा हूं बोल करके सारा, है ना। फिर अगला लिखो, मर्क्यूरी हैज नो एटमोस्फेयर एंड नाइदर डज इट have any satellite, natural satellite ना, natural satellite। बुध का वायुमंडल नहीं है और ना ही कोई इसका प्राकृतिक उपग्रह है, और ना ही कोई इसका प्राकृतिक उपग्रह है, ना ही इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह है। यार बताओ, कुछ पागल होते हैं ना क्लास में, वो ये राज एक पागल बच्चा है। इस पर मिशन जो भेजा गया था वो भी लिखवा दीजिए। नहीं लिखवाऊंगा। बुध का वायुमंडल नहीं है और ना ही कोई इसका उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है ना, ना ही इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह है। बताओ, लिखा सबने? Mercury has no atmosphere and neither does it have any natural satellite। यहाँ का सर्वाधिक तापांतर मिलता है, एक पॉइंट और लिख दो, यहाँ सर्वाधिक तापांतर मिलता है, केवल इतना ही लिख दो, सर्वाधिक तापांतर मिलता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इज फाउंड हेयर, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इज फाउंड हेयर। यहाँ सबसे ज्यादा क्या मिलता है? अच्छा, कल से खुद लिखवा देंगे, है ना, ठीक, कल से लिखवा देंगे। मैंने क्यों लिखवा के इतनी मेहनत करवाई, कितने पेज लिखवाए हैं। अब आज तो ऐसे ही पढ़ो, है ना। ये सही है? नहीं, एक मिनट, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है? सही नहीं है ये? अब नीचे याद कर लो, दोनों 8 रखें। अब ऐसे कितने लोगों को लगता है कि ये ठीक है? ऐसा भी ज्यादा संख्या है, ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना, नीचे याद कर लो। अच्छा अच्छा, अरे नहीं नहीं, कल से बोल के लिखवा देंगे, बस आज आज लिख लो, है ना। चलो चलो, कोई देखो, अब लिखो बुध के लिए मिशन। क्या पिछला वाला अभी तक नहीं लिखा है? यहां सर्वाधिक तापांतर मिलता है, यही तो रहे, और क्या लिखना है? द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस इज फाउंड हेयर, इतना ही तो लिखना है। अरशद क्या है बताइए भाई, कहाँ दिख रहा है आपको? चलो कल से वैसे लिखवाएंगे ना, बोल कर लिखो। मैं समझ रहा हूं तुम लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो ना, मेरे से भी नहीं पढ़ाया जाता है ऐसे, है ना, पीपीटी के ऊपर। कोई बात नहीं, देखो अब आगे आगे देखो, अब लिखो बुध के लिए मिशन, है ना, मिशन टू मर्क्यूरी, मिशन टू मर्क्यूरी, मिशन टू मर्क्यूरी। या फिर एक काम कर लाऊंगा मैं, केवल इंग्लिश इंग्लिश ले आऊंगा लिख करके, है ना, है ना, इंग्लिश इंग्लिश लिख लाएंगे ताकि हिंदी में मैं लिखवा दूं, इंग्लिश वाले बच्चे देख करके लिख ले, ऐसा कर ले। अच्छा अब सुनो एक बार, इसके ऊपर 2 मिशन भेजे गए और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है ना, और बहुत महत्वपूर्ण। देखो एक कह रहा है सर आपके नोट से कितना फंस जाता है,
नोट्स से फंस जाएगा, ये क्या मतलब हो गया? कितने क्वेश्चन आते हैं ये कहना चाहता है? तो मेरे नोट्स से तो आते ही नहीं प्रश्न तो एक भी। मैंने आपको बताया था कि लगभग लगभग 80% के आसपास क्वेश्चंस आपको नोट से सीधे मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। लगभग 20% एनडीए में पूछता है, सीडीएस में भी लगभग वही 19-20 के आसपास होता है। तो अगर 20 प्रश्न होते हैं तो उसमें से लगभग 16 प्रश्न के आसपास अपना प्रयास रहता है कि 20 के 20 तो नहीं आएंगे कभी भी, है ना? क्योंकि जब 20 के 20 मेरे नोट आ जाएंगे तो मैं सैलरी लिया कम से कम 20 से 25 लाख रुपए पर मंथ। भाई यूपीएससी के सारे पर 100% नोट से आने का मतलब फिर तो यूपीएससी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है कि नहीं है? कि यूपीएससी भी ले रहा है कि मास्टर लीक करवा रहा है यूपीएससी पेपर, है ना? बाकी 15 से 16 क्वेश्चन लगभग लगभग हमारे जो है आ जाएंगे इसमें से ना। तो अगर आप केवल 15 प्रश्न कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना? और कल एक लड़का एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा था, तो आप अगर एनसीईआरटी किताब पढ़ रहे हो ना तो मेरे साथ पढ़ो। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक को पढ़ो, है ना? मेरे से आगे भागने की या मेरे से पीछे रहने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्लास 6 की एनसीईआरटी खोलोगे तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये सब चैप्टर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो क्लास एनसीईआरटी पढ़ो। सीधे 11 पर जा रहे हो तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि ये चैप्टर इस एनसीईआरटी में है, उसको पढ़ लो। तो एनसीईआरटी तो इसमें होगा ही होगा शामिल। एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, जो आपके केवल नोट्स में मिलेंगी। जो मैंने रेफरेंस बुकों से पढ़ा है, बीए की किताब से पढ़ा है, एमए की किताब से पढ़ा है, समझे कि नहीं समझे? या कोई और रिसर्च पेपर कई पब्लिश होते हैं, या कोई करंट में कोई नासा की रिपोर्ट आती है, इसरो ने कुछ लॉन्च किया, कोई रिपोर्ट अपनी जो है अपने वेबसाइट पर रिलीज करी, या डाउन टू अर्थ के ऊपर नई रिपोर्ट आई, या कुछ करंट में चर्चा में रहा, तो मैं क्या करता हूं ना कि वो फिर अपडेट करवा देता हूं, ठीक है ना? तो ये बात है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको बहुत सारी चीजें इधर उधर की नहीं पढ़नी है, केवल नोट्स पढ़ना है। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है आपको? एनसीईआरटी, बस। इसके अलावा आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो 2 मिशन इसके ऊपर आएंगे। एक मिशन है जिसको बोलते हैं मैरिनर 10। अगर आप मेरे से पहले लिखोगे तो मैं कॉपी का पेज फाड़ दूंगा। मेरे से पहले नहीं लिखना है, सुन लो पहले, पहले सुन लो, फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर तो आपको पीडीएफ प्रिंट करवा के दे देता हूं पहले ही, ये लो, दिक्कत ही नहीं थी। सो प्लीज यार, इसमें दिक्कत है, तुम समझो बात को। क्या करूं? मुंह में डाल दूं? इसमें तो सही है। तो ये यहां क्यों फंस रही है आवाज? वॉइस प्रॉब्लम क्यों बता रहे फिर ये बच्चे? वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम। उसमें तो सही चल रहा है। इनको ब्लॉक कर दो जिनको वॉइस प्रॉब्लम आ रही है उनको, है ना? देखो मोबाइल खराब है उनके ना। देखो जिनके मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही हो पानी में एक बार डुबो के निकाल लो, है ना? तो उससे नहा धो के बढ़िया हो जाएगा मोबाइल, ठीक है? देखो 2 है नासा ने भेजे। नासा के बारे में आपने सुना होगा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा। तो उसने एक भेजा सबसे पहला नवंबर 1973 के अंदर, और इसका नाम था मैरिनर 10। क्या नाम था इसका? मैरिनर 10। और ये 29 मार्च 1974 को इसके नजदीक से गुजरता है और इसकी पहली क्लोजअप तस्वीरें खींचता है बुध की। बुध की सबसे पहली तस्वीरें, सबसे नजदीक से तस्वीरें किस मिशन के अंतर्गत खींची गई? मैरिनर 10। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये, है ना? ये डेट याद नहीं रहेगी, 29 मार्च चल जाएगा। ये तो मैंने अपने नोट्स में वैसे अपनी जानकारी के लिए लिखा है ना? तो अगर जो है अगर आप इस डेट को ना लिखें, सीधा लिख लें कि नासा के द्वारा बुध के अध्ययन के लिए 1973 में मिशन मैरिनर 10 को लॉन्च किया गया, और इसने इसके नजदीक से गुजरते हुए 1974 के अंदर पहली क्लोज सबसे नजदीक से फोटो खींची। फिर नासा ने एक और भेजा, और एक और जो भेजा वो जिस रॉकेट से भेजा गया उसका नाम था डेल्टा 3। क्या नाम था? डेल्टा 3। डेल्टा जो शब्द है ना, सॉरी डेल्टा 2, हाँ डेल्टा 2। डेल्टा 2 से इसको मतलब भेजा गया। और डेल्टा शब्द का प्रयोग हिकेटियस ने किया था। किसने किया था? नील नदी का मुहाना, माउथ ऑफ नाइल रिवर का अंदर एक नदी है जिसका नाम है नील, और नील नदी का मुहाना जब उसने देखा तो उसके लिए शब्द प्रयोग किया डेल्टा। क्या शब्द प्रयोग किया? तो डेल्टा शब्द का प्रयोग किसने किया है?
ये किया है हिकेटियस ने किया है। और डेल्टा 2 एक रॉकेट है, नासा ने उस रॉकेट के माध्यम से एक अभियान भेजा 2004 में, और ये अभियान था मैसेंजर। कौन सा अभियान था? मैसेंजर। तो अभियान था मैसेंजर, 3 अगस्त 2004 को ये डेल्टा 2 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। तो मैरिनर 10 और एक मैसेंजर, 2 अभियान किससे संबंधित हैं? बुध के। ठीक है ना? तो आप एक बार लिख दो, नासा द्वारा बुध ग्रह के अध्ययन हेतु नासा लॉन्च मिशन मैरिनर 10 इन 1973, 1973, सीधा लिखना 1973। नासा द्वारा बुध ग्रह के अध्ययन हेतु नवंबर 1973 में, 73 में लिखो सीधा, 1973 में नासा द्वारा 1973 में मिशन मैरिनर 10, मिशन मैरिनर 10, मिशन मैरिनर 10, मिशन मैरिनर 10 लॉन्च किया गया, जिसने इसकी नजदीक से गुजरते हुए, जिसने इसकी नजदीक से गुजरते हुए, नजदीक से गुजरते हुए, नजदीक से गुजरते हुए नजदीक से गुजरते हुए पहली क्लोजअप तस्वीरें ली, पहली क्लोजअप तस्वीरें ली, पहली क्लोजअप तस्वीरें ली। नहीं, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर नहीं है नील, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट अमेजन है। ठीक है ना? अमेजन है। शनिवार को अपने भी एक टेस्ट लेंगे इनका ना। हाँ ठीक है, शनिवार को एक टेस्ट, 1 घंटे का 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेंगे। ठीक है ना? हो गया सबका? चलो दूसरा लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अगला अगला लिखो, लिखो नासा ने दूसरा मिशन मैसेंजर, नासा ने दूसरा मिशन, नासा ने दूसरा मिशन मैसेंजर 3 अगस्त 2004 को, 3 अगस्त 2004 को, 3 अगस्त 2004 को नासा ने दूसरा मिशन मैसेंजर 3 अगस्त 2004 को 3 अगस्त 2004 को डेल्टा 2 रॉकेट से लॉन्च किया, डेल्टा 2 रॉकेट से लॉन्च किया। क्लोजअप का मतलब होता है, अरे यार, क्लोजअप का मतलब होता है टूथपेस्ट। अब मैं क्या बताऊं? बताओ, अब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछोगे तो बताओ, इससे पढ़ाई थोड़ी होगी? बताओ, ये तो फालतू बात हो गई। सर क्लोजअप का मतलब क्या है बताओ? तस्वीर, और क्लोजअप का मतलब हो गया नजदीक जा करके तस्वीर खींचना। तो सबसे नजदीक से तस्वीर खींची किसने खींची है? मैरिनर 10 उपग्रह के अंदर कैमरे वैमरे लगे होते हैं, और जब सैटेलाइट नजदीक से गुजरता है तो क्या करता है? इमेज कैप्चर कर लेता है। ठीक है ना? फोटो कैप्चर कर लेता है वो। तो सबने लिख लिया ये वाला। अब चलते हैं सब अगले के ऊपर। और अगला कौन सा ग्रह है? शुक्र। तो अगला लिखो शुक्र या विनस, शुक्र या विनस लिखो, शुक्र या विनस। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही उसमें? उस हाँ जी, मैसेंजर का नाम क्या है? मैसेंजर का नाम मैसेंजर ही है। काम क्या था? बस वही, इसका एटमॉस्फेयर की स्टडी करना है ना, या फिर इसकी सरफेस के ऊपर क्या क्या है, पानी है कि नहीं, वो सब चीजें। भाई हम दूसरे ग्रहों पर जाते हैं तो उनके स्टडी का यही मेन पर्पज होता है कि क्या जीवन की तलाश की जा सकती है कहीं पर, या कुछ और कुछ ऐसा है जो हमारी पृथ्वी को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। तो वही है, और कुछ नहीं है बाकी। चलो
शुक्र लिखा सबने? इसके बारे में नहीं लिखना है, मैंने ये कहा केवल शुक्र लिखो बस, इसके आगे प्लीज नहीं लिखो। अगर कोई लिखता हुआ पकड़ा गया तो मैं वो लाइन ही काट दूंगा या पेज ही फाड़ दूंगा, और तेरा पेज सबसे पहले फाड़ूंगा। हाँ बस उतना ही लिख ले बस। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक कौन है? शुक्र है ना। और जो इनर प्लैनेट्स हैं, आंतरिक ग्रह हैं, उन आंतरिक ग्रहों के अंदर सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? और आंतरिक ग्रहों में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? शुक्र है। ध्यान रखना इस बात को, पेपर में गलती नहीं करोगे। पहला सबसे बड़ा सभी ग्रहों के अंदर बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सबसे बड़े हैं चार। फिर बाकी चार और बच गए, उनमें सबसे बड़ा 5 नंबर पे कौन आ गया? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन आता है? शुक्र, छठा। फिर आता है 7वां मंगल, 8वां बुध, ऐसे हैं। लेकिन आंतरिक ग्रहों में बात करो, इनर प्लैनेट्स के अंदर, जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बोलते हैं, इन इनर प्लैनेट के अंदर जब आप देखोगे ना, तो वहां पर सबसे बड़ा पृथ्वी है, वहां दूसरा सबसे बड़ा कौन है? कौन सा है? शुक्र है। शुक्र का जो मास है, द्रव्यमान है, वो लगभग किसके समान है? पृथ्वी के समान है। इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। ये कौन कहलाता है? शुक्र कहलाता है। शुक्र का एटमॉस्फेयर जो है, उसके अंदर लगभग 95% या उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। और क्योंकि सबसे ज्यादा CO2 है, तो आप जानते हैं कि CO2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फेयर। तो आप देखोगे कि शुक्र के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलता है? आपका CO2 मिलता है। CO2 सबसे ज्यादा मिलता है। इस वजह से अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चमकीला दिखता है और सबसे ज्यादा अगर कोई गर्म है, तो वो कौन सा है? शुक्र है। ये ध्यान रखना है आपको। इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? कल मैंने एक डायग्राम बना के आपको समझाया था। दोनों ही है, बुध भी है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शुक्र भी है। लेकिन शुक्र को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादा चमकीला है, ज्यादा बड़ा दिखता है, पृथ्वी के नजदीक है। ठीक है, तो ये बात है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम और आकार में लगभग समान ग्रह है, जो सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिन में एक चक्कर लगाता है, जबकि अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 243 दिन में पूरा करता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है ना। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। रात्रि काल में चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला ग्रह भी यही है। अगर चंद्रमा के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा तो कौन दिखेगा? शुक्र दिखेगा। ये भी ध्यान रखना, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुबह में पूर्व और शाम में पश्चिम में दिखाई देने के कारण इसे भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इन फैक्ट को थोड़ा सा वापस देख लो। दो चीजें ध्यान रखनी है, जैसे बुध सूर्य के चारों तरफ 88 दिन में, फिर आगे बुध के बाद में शुक्र, और शुक्र जो समय लेता है वो कितना लेता है? 225। मतलब 225 दिन किसके चारों तरफ घूम लेगा? तो ये रिवॉल्व कर लेगा किसके चारों तरफ? ये सूर्य के चारों तरफ। जबकि अपने ही अक्ष पर, खुद के एक्सिस के ऊपर, खुद के एक्सिस के ऊपर, तो खुद के एक्सिस के ऊपर शुक्र कितने घंटे में घूमेगा? 243। 243 दिन में पूरा करता है। देख लो अब आप, ये लो, ये है, इसको बोलते हैं रोटेशन, है ना। और जब ये ऐसे ऐसे घूमता घूमता है सूर्य के चारों तरफ घूमेगा, ठीक है, रेवोल्यूशन है ना, रिवॉल्व करना होगा। ठीक है ना। तो ये अपने एक्सिस पर तो घूमता है 243 दिन में, और सूर्य के चारों तरफ घूमता है कितने में? 225 दिन में। तो आप इसमें लिखो सारे। पृथ्वी का सबसे निकटतम तथा आकार में लगभग इसके समान ग्रह है। पृथ्वी का सबसे निकटतम क्या लिख रहा है बच्चा? देखो, गली गली में शोर है। दीपेंद्र, पिटाई हो जाएगी, पिटाई। हाँ, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लो अपना देख करके। पृथ्वी का सबसे निकटतम तथा आकार में लगभग समान ग्रह, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर लगभग 225 दिन में एक चक्कर लगाता है, जो सूर्य के चारों तरफ लगभग
इट इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टू इन साइज, विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सही तो है, अराउंड द सन सही तो है, अबाउट 225 days, वेयर एज इट कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन कर दो इसको काट करके, रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन अप्रोक्सीमेटली 243 days। ठीक है, अगला पॉइंट लिख दो इसके बाद। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, इट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन सिस्टर, इट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन सिस्टर। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। देखो एक बच्चा है, सागर है, सागर ये लिख रहा है अमित तुमको भालोबासी। भालोबासी का मतलब क्या होता है? मैं तुमको पसंद करता हूं। ओ, ये तो मुझे ध्यान आ रहा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल एक दिन उसको कह रहा था अमित तुम्हाको भालोबासी, है ना। फिर अय्यर समझा रहा था बबीता, अरे ये मत बोल, इसका मतलब तो आई लव यू, है ना। ऐसा होता है ना। उसको ब्लॉक कर दो ना, ऐसे बच्चों को बकवास कर, उनको ब्लॉक कर दो, हटाओ, पढ़ नहीं रहे बताओ। अच्छा ये बच्चा बंगाल का होगा, है ना, पश्चिम बंगाल में बोलते हैं ऐसे। कितना कितना नंबर लाए? लाइव बच्चे कितने देख रहे हैं? ल... रहने दो। लाइव ऐसे दिखता नहीं है ना कितने बच्चे देख रहे हैं, बाकी होंगे 10-12 हजार 15 हजार बच्चे, और तो क्या है, इतने तो होते ही हैं बच्चे लाइव में। हैं चैट की स्पीड से? यार सब बच्चे चैट नहीं करते हैं ना, कुछ बच्चे ही चैट करते हैं। ऐसे कितने ही नहीं, इसमें नहीं है ऐसा सिस्टम, होंगे 5-7-10-15 हजार बच्चे, और क्या है। यूपीएससी के बैच में तो 1 लाख से भी प्लस बच्चे थे एडमिशन, सिविल सेवा वाले। इतना कम है? बावली है क्या तू? अच्छा ये लिख लिया सबने इतना, तो इसको मॉर्निंग स्टार और क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार, ये हो गया। अच्छा शुक्र का भी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है ना, और इसके एटमॉस्फेयर की विशेषता ये है कि इसके एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलेगी, CO2 मिलेगी, ठीक है ना, CO2 मिलेगी। हाँ इसको तो ब्लॉक मारो, नेहा आई लव यू कर रहे हैं मन्नू, इसको इसको कर दो ब्लॉक तुरंत हाथों हाथ। हाँ सबने लिख लिया। देखो ऑनलाइन में बच्चा कुछ भी लिख सकता है, डिपेंड करता है मास, है ना, अट्रैक्शन ऑफ सन, है ना, उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स, कई सारी चीजें डिपेंड करती है। उसी हिसाब से उसकी जो स्पीड है वो रेवोल्यूशन स्पीड या फिर उसका रोटेशन स्पीड डिसाइड होती है। तुम क्या कर रहे हो, लिख रहे हो कि याद कर रहे हो बैठ करके इसको? मैंने बताया ना, हाँ वही क्वेश्चन। रोटेशन कई चीजों पर डिपेंड करता है ना, रोटेशन कई चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और जैसे अर्थ है, हाँ इसका अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है ना। लास्ट में लिखेंगे अरुण
और शुक्र, एक पॉइंट लिख पाएंगे अरुण जब लिखेंगे तो वहां पर। हाँ, डायरेक्शन मतलब कई बार पूछ लेता है कि कौन से हैं जो बाकी के अपोजिट घूमते हैं। अर्थ है ना, अर्थ, अर्थ भी रोटेट करती है। क्या हो गया, तुम क्यों हंस रही हो? क्या हो गया बताओ, कुछ बात है क्या? क्या हो गया? कुछ मिल गया है क्या? नहीं? क्या, बताओ बताओ, कोई बात, कोई विशेष बात तो नहीं है कोई? बावड़ी की तरह हंस रही है। बताओ बताओ, कोई बात नहीं। बड़ा भाई हूं मैं, चिंता मत करो, बता दो मुझे कोई बात है तो। ये बच्चे कुछ बोल रहे हैं पीछे से। लग ऐसा रहा है जैसे ये कुछ बोल रहे हो, तुम इसलिए हंस रही हो उनकी बात पर, ऐसा तो नहीं कुछ? तो हंसने का मन किया, इसने हंसने लग गई है। क्या हो गया? पक्का? ठीक, आगे चलो आगे, अगली बात पर आओ। अरे यार, इसके बारे में वो सब तो है ही नहीं, है ना? इसमें वो तो लिखा ही नहीं। लिखो इसमें एक दो पॉइंट और लिखो, इसमें दे नहीं रखा है। चलो इसमें एक पॉइंट लिखो, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का, हाँ इसी में अगला पॉइंट लिखो। हाँ लिखो, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, ठीक है ना? इसको लिख दोगे आप, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। यार एक बात बताऊं मैं तुम्हें, एक मिनट प्लीज प्लीज, एक मिनट। आप में से कई सारे बच्चे ना, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, लिखवा रहा हूं, तुम लोग बात कर रहे हो ना। जैसे अभी तुम लोग बोल रही है, लिटिल सेट वाला तुम बोल रहे थे, तुम भी इधर से बोल रहे थे, इधर से बच्चे बोल रहे थे, ये लड़के बोल रही थी। आप थोड़ा सा ना, कोई कुछ बात है तो बताओ, कोई बात है तो, कोई ऐसी कोई बात हो, कोई चीज हो कोई। क्यों बात कर रहे हो बताओ मुझे? भाई कोई कारण होगा ना बात कर, वो चुपचाप बैठ के लिख रहे हैं, वो पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही। जितने बच्चे आगे बैठे हैं वो सब आवाज कर रहे हैं। क्या हो गया, कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दो कि सर ऐसा है, कुछ दिख रहा है हमें, तो बताओ। स्पीकर अब क्या करें बताओ, देखो बनाना पड़ेगा। अब तुम चलाओ जैसे चल रहा है वैसे, है ना? कल हो जाएगा, ठीक हो ठीक। बताओ कोई बात है क्या कोई? अब बात मत करना ना, नहीं मैं मारूंगा अब की बार, और बढ़िया तरीके से मारूंगा। और लड़कियां ही नहीं सोचे कि हम लड़कियां हैं, है ना? तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, ठीक है? तो लिखो, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, लिख दिया। और देखो, सबसे गर्म है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? तो रीजन या कारण इसका क्या आएगा बताओ? तो इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण होगा, है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, है ना? तो 95% CO2 फाउंड इन द एटमोस्फेयर ऑफ एटमोस्फेयर ऑफ विनस, एटमोस्फेयर ऑफ विनस, है ना? तो शुक्र के वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में 95%, 95%, 95% CO2 मिलती है। 95% CO2 मिलती है। वहीं वहीं बंद कर ले, उसको मिनिमाइज मत कर देना। ला मुझे दिखा, इसमें क्या है ऐसा? क्या देख रहा था इसमें? इसको वो कर, इसको वो कर, क्या बोलते हैं, लॉक खोल, इसका लॉक खोल, लॉक खोल, लॉक खोल तुरंत, ठीक है? हम्म। वो बिहार पुलिस SI के बैच में पढ़ा रहा था मैं। तो एक
मैं पीछे गया तो एक बच्चे ने बोला सर ये इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने एक तरफ फोन दे, उसमें मैं एक बार डायग्राम खोल के दिखा देता हूं। तो मैंने जैसे ही उसने लॉक खोल के दिया, जैसे ही उसने इंटरनेट ऑन किया तो वो मैसेज रुके हुए रहते हैं ना कई देर के, तो एक लड़की का मैसेज आ रहा था। सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूं। पहला ही मैसेज लिखा था, ठीक है आज से हमारी दोस्ती पक्की। मैंने उस लड़के को कहा कि ये क्या बेटा, ये क्या है? आगे लिख रखा था, हम जीवन में हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मैंने अभी इसको मैसेज कर अभी, और इसको मैसेज करके बोल कि पहले नौकरी लगेंगे फिर साथ देंगे, है ना? किसका मैसेज था बेटा, ये बताना एक बार, सही बता। छोटी मम्मी? तो फिर व्हाट्सएप चेक कर लिया मैंने, देख रहा हूं मैं। प्लीज प्लीज फोन वगैरह का यूज नहीं करना है ना। चलो आगे लिखो। अच्छा, इसका सौरमंडल सबसे ज्यादा गर्म है, और ऐसा इसलिए क्यों है? क्योंकि इसके वायुमंडल में कितना CO2 है? 95% है, ठीक है ना? तो ये बात आपकी हो गई, ठीक है ना? तो चलो इसके बाद अगला लिखो। अगला कौन सा है? पृथ्वी, है ना? अच्छा, इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं, तो आप लिख दो इसका भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं। इसका हो गया क्या? वो प्राकृतिक उपग्रह, इसका भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इट हैज नो एनी नेचुरल सैटेलाइट, नॉट एनी, नहीं हैज नॉट, नहीं हैव नोट करना ना। इट हैव नॉट एनी नेचुरल सैटेलाइट, NS का मतलब लिख दिया नेचुरल सैटेलाइट, है ना? इसका भी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होगा, ठीक है ना? ये अकेला ही घूमता है बेचारा, ठीक है? तो इसके चारों तरफ कोई भी चक्कर नहीं लगाता है, ठीक है? इसके बाद आता है कौन सा? पृथ्वी। अगला लिखो अर्थ। पृथ्वी लिखो, पृथ्वी लिखो, पृथ्वी, पृथ्वी लिखो, पृथ्वी, पृथ्वी लिखो, पृथ्वी लिखो, है ना? लिखा सबने पृथ्वी? पृथ्वी के बारे में कुछ बताना है क्या? नहीं बताना है ना? आगे करो, मुंह आगे करो। क्या बात कर रहे हो? एक आगे 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 हो। क्या बात कर रहे हैं सर? आज का बता रहा। आगे आगे झुक जाओ, समझ में नहीं आती क्या? इधर आ गया, आ गया, आगे आगे आगे। बात तो नहीं लगेगा, कब से कह रहा हूँ बात नहीं करनी, नहीं करनी, फिर भी एक मात्र। अच्छा लगा पिट करके कई दिन बाद ना, लगी पुरानी बात याद आ गई ना? ऐसे ही पिटता हूँ, है ना? एग्जाम तक पढ़ाऊंगा, एग्जाम के 15 दिन पहले तक पढ़ाता रहूंगा, है ना? ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, कुछ और पढ़ाने लग जाऊंगा, और क्लास में बोलोगे ऐसे पिटते रहोगे, ठीक है ना? ध्यान दो एक बार। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। नहीं, संभव नहीं है, जीवन है ना? और जब आप इसको देखोगे कहां से जाकर के, स्पेस से देखोगे, तो स्पेस से देखने पर, और ये कैसा दिखता है? नीला दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके 70% भाग पर क्या मिलता है? पानी मिलता है, नीले रंग का दिखाई देता है, ठीक है ना? नीला ग्रह कहा जाता है। और लगभग इसके मतलब 2/3 कह दो या 70% कह दो, इस पर पानी है। और ये जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है 365 दिन में। कितने दिन में? 365 365 दिन, 5 घंटा समथिंग ऐसे, 48 40 45 मिनट सेकंड, 48 मिनट 46 सेकंड, है ना? पूरा ही डेटा लिखा हुआ है। इतने में चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर घूमता है, और ये अपने अक्ष पर घूमता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाता है अपने एक्सिस के ऊपर। पृथ्वी के बारे में इतना ही लिखेंगे, क्योंकि जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर अगला टॉपिक शुरू होगा, पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी का विकास। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन के विकास का क्रम, प्री कैम्ब्रियन, पोस्ट कैम्ब्रियन। फिर पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां,
समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर हमें पृथ्वी के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहां पर सिर्फ 3-4 पॉइंट लिखने हैं बस, ठीक है ना? तो आप 3 से 4 पॉइंट है, इनको लिख लो, फिर उसके बाद में अगले सैटेलाइट पर चलेंगे, अगले प्लेनेट पर चलेंगे। तो लिख दो, एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर महासागर है। द ओनली प्लेनेट वेयर देर इज लाइफ, where there is life, where there is life, where there is life, it is called the blue planet, it is called the blue planet. हाँ, the only planet where there is life, जहां जीवन है, it is called the blue planet because there is ocean on almost 2/3 part of the earth. लिख दो, एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर क्या है? महासागर है। दूसरा पॉइंट मत लिखना, ये टिल्ट कितना है वगैरह वगैरह आगे चलकर बात करेंगे ना, है ना? केवल ये पॉइंट लिख लिए सबने, बस सफिशिएंट है, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी पृथ्वी के बारे में सारी डिटेल्स आगे आएंगी। आकार कैसा है, अगर ये मान लो कि ये चपटा हुआ है ध्रुवों पर से, तो क्यों चपटा है, इसकी स्पीड कितनी होती है, कितने टाइम में घूमता है, उसके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, वो तमाम जानकारियां लगातार आगे पढ़ेंगे बहुत सारा इसके बारे में। तो ये सब पॉइंट लिखने की आवश्यकता यहां नहीं है, ये जब अगले चैप्टर आएंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे अपने, ठीक है? चलो आगे आप अगला लिखो, मंगल। नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं लिखने की, इसमें क्या लिखोगे? नीला ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि 2/3 भाग पर क्या है? पानी। इतना ही तो लिखना है, इसमें भी रुको। अगला लिखो मार्स या मंगल, बाकी जानकारी लिखनी है ही नहीं यहां पर, बताओ। मार्स लिखो, मार्स, मंगल। ये महत्वपूर्ण है ना, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। पृथ्वी क्या? हाँ, वो कैलेंडर बनाए हुआ, एडजस्ट किया हुआ एक दिन को। अब इस बारे में कोई चर्चा करूंगा नहीं, है ना? लीप ईयर वगैरह के बारे में तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा ना। मंगल लिखा सबने? अच्छा, कभी आपसे पूछे कि बताओ भाई, पृथ्वी के समान अगर कहीं पर जलवायु है, क्लाइमेट है, तो वो कौन सा आएगा बताओ? नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, अभी मैं बोल रहा हूं उसको समझ लो बस केवल, और जब मैं बोलूंगा तो लिख लेना, ठीक है ना? केवल सुन लो, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बात को समझो कि अगर किसी प्लेनेट के ऊपर पृथ्वी के जैसी अगर जलवायु दशाएं अगर मिल सकती है तो कौन है? मार्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितना पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष झुकी हुई है, पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 पृथ्वी झुकी है ना, तो ठीक पृथ्वी के समान अगर झुकाव किसी का है तो वो कौन है? मंगल है। आगे बात समझ में? मंगल के ऊपर अगर भविष्य में अगर किसी ग्रह के ऊपर जीवन संभव हुआ तो वो किस पर हो सकता है? मार्स के ऊपर, है ना? तो वो मार्स पर हो सकता है। और अच्छा, ये बेवकूफ ने देखो पता है क्या कर रखा है? ये 95% वायुमंडल ये यहां पर जोड़ रखा है। ऑपरेटर ने गड़बड़ कर रखी है ना, हाँ ऑपरेटर ने गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पर नहीं आएगा ये, ठीक है ना? चलो अब देखो इसके बारे में अपने एक एक करके बात करते हैं। आपने कहा कि जो हमारा बुध है वो 88 दिन में चक्कर लगाता है, एक बात, 88 दिन में चक्कर लगाता है। दूसरा प्रश्न कहा हमारा शुक्र आया, शुक्र कितने दिन में? 225। देखो लगातार जो रिवॉल्वेशन की स्पीड है वो टाइम हो गया और बढ़ रहा है, 88 फिर 225 फिर 365, अब आ गया 687। अब घूर्णन काल कितना होता है? सॉरी 687 दिन होता है ना, 687 दिन होता है। और अपने अक्ष पर कितने में घूमता है? तो अपने अक्ष पर एक दिन या फिर कितने में घूमता है? 24.6 घंटा का है। और इसका अक्षीय झुकाव
पृथ्वी के समान कितना है 25 डिग्री। 23.5 में और 25 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर जो सीजन्स होते हैं वैसे ही सीजन किसके ऊपर होंगे, मंगल के ऊपर। इसलिए जीवन की सबसे ज्यादा संभावना अगर किसी प्लेनेट पर है तो वो कौन आएगा, मार्स आएगा। अतः इस ग्रह पर पृथ्वी के समान मौसम का विकास होता है। इसकी सतह जो होती है ना मंगल की, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड ज्यादा मिलता है, और अधिक आयरन ऑक्साइड जब मिलेगा तो वो कैसा रंग का दिखेगा, लाल रंग का। इसलिए इसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो इसकी सतह में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिकता के कारण ये लाल रंग का दिखाई देता है। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट है। कितने नेचुरल सैटेलाइट हैं, 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। एक नेचुरल सैटेलाइट का नाम है फोबोस, क्या नाम है, और एक नेचुरल सैटेलाइट का नाम है डिमोस। कौन सा है, डिमोस। तो 2 नेचुरल सैटेलाइट, एक फोबोस है और एक कौन है, डिमोस। आई बात समझ में। 687 दिन में चक्कर लगाएगा सूर्य के, अपने अक्ष पर 24.6 घंटा या लगभग कितने घंटे में, एक दिन में घूमेगा। और पृथ्वी के समान ही यहाँ पर जो है सीजन्स का विकास होगा या वेदर मिलेगा, और आयरन ऑक्साइड ज्यादा मिलने की वजह से कैसा दिखेगा, लाल दिखेगा। और इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट, एक फोबोस और एक कौन सा है, डिमोस। और डिमोस जो है ना, डिमोस तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट है। डिमोस इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ होल सोलर सिस्टम। तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा अगर नेचुरल सैटेलाइट है तो वो कौन आएगा, डिमोस आएगा। एंड डिमोस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स, ये भी ध्यान रखना। जैसे हम जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर का एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनीमीड। एंड गैनीमीड इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर एंड ऑल्सो लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ होल सोलर सिस्टम। तो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट गैनीमीड, और सबसे छोटा कौन सा है, डिमोस। गैनीमीड का संबंध किससे है, जुपिटर से, और डिमोस का किससे है, मार्स से। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप इनको लिखो यहां से देख करके सीधे। देखो आयरन जो है ना वो सभी ग्रहों के अंदर है, ऐसा नहीं केवल इसके अंदर है ना। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट हैं उन सब में आयरन है, लेकिन किसी के अंदर ज्यादा है। जैसे अर्थ के इंटीरियर के अंदर ज्यादा आयरन मिलेगा। अगर सरफेस पर ज्यादा होता तो यहाँ पर भी फिर आयरन ऑक्साइड, मतलब वो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती, और फिर उसके बाद वो भी आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता। तो पृथ्वी भी लाल दिखती है ना। तो बाकी में कंपेयर अगर करेंगे तो ज्यादा एलिमेंट, कोई दूसरे एलिमेंट ज्यादा है, जबकि इसमें एलिमेंट कौन सा ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, तो लाल रंग का दिखने लगा। इन्हीं के अवशेष पाए गए हैं इस पर, ठीक है। बोलना है क्या, अभी बोल रहा हूं, 1 मिनट। सच में लिखो, मंगल के बारे में लिखो। अच्छा रोटेशन ही हो रखा है यहाँ पर भी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इट्स रोटेशन पीरियड इज, अच्छा ये रिवोल्यूशन आएगा ना, रिवोल्व आएगा ना। इट्स रिवोल्यूशन पीरियड इज 687 है ना। एंड इट्स रोटेशन पीरियड इज 1 डे। और इसमें ओब्लिक कर लेना, ओब्लिक कैसे, ओब्लिक कर लेना है ना। हाँ, इसका परिक्रमण काल 687 दिन तथा घूर्णन काल 1 दिन अथवा 24.6 घंटे का है। पहले इसको लिखो, इसका परिक्रमण काल 687 दिन, रखो रखो, ले लेंगे, ले लेंगे। इसका परिक्रमण काल 687 दिन तथा घूर्णन काल 1 दिन या 24.6 घंटे का है। तथा इसका अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है।
तथा इसकी, तुम्हें पता है ना कौन बोला होगा, मुझे पता है इस बात का ना, तुम्हें डेमो दिखा रखा है, उसके बाद भी तुम देख लो शरारत करते हो। फिर मैं सीधा मेज पर जाऊंगा, उठा लूंगा और फिर मैं थप्पड़ थप्पड़ मारूंगा। अच्छा लगता है ना थप्पड़? जोर से लगा ना, ना स्टिक नहीं। इसका अक्षीय झुकाव 25 डिग्री का है। अतः इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ही मौसम का विकास होता है। अतः इस ग्रह पर पृथ्वी के समान मौसम का विकास होता है। अतः इस ग्रह पर पृथ्वी के समान मौसम का विकास होता है। बताओ, सबने लिखा? अगला लिखो, इसकी सतह में आयरन ऑक्साइड की मात्रा की अधिकता के कारण, इसकी सतह में आयरन ऑक्साइड की मात्रा की अधिकता के कारण, आयरन ऑक्साइड की मात्रा की अधिकता के कारण आयरन ऑक्साइड की मात्रा की अधिकता के कारण लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का दिखाई देता है। लाल रंग का दिखाई देता है। सबने लिखा? लाल रंग का दिखाई देता है। अगला लिखो, इसके दो उपग्रह या प्राकृतिक उपग्रह कह दो, इसके दो उपग्रह फोबोस व डिमोस हैं। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह, दो नेचुरल सैटेलाइट फोबोस व डिमोस हैं। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस व डिमोस है। फोबोस व डिमोस है। बताओ, लिखा? फोबोस व डिमोस है। फोबोस व डिमोस है। फोबोस व डिमोस है। फोबोस व डिमोस है। लिख लिया? डिमोस है। जिनमें डिमोस, जिनमें डिमोस, जिनमें डिमोस जिनमें डिमोस जिनमें डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जिनमें डिमोस डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। बताओ, सबने लिखा? इसके बाद में लिखो, बाद में लिखना नहीं है, पहले सुनना एक बार। सुनो एक बार। एक ज्वालामुखी है ओलंपस मोन्स। कौन सा ज्वालामुखी है? ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स है। ओलंपस मोन्स है। और एक और, ये तो है ज्वालामुखी है ना, और एक है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। एक ओलंपस मोन्स है और एक है निक्स ओलंपिया। जब आप इन दो की बात करते हैं तो एक तो पर्वत है, ये तो माउंटेन है, और ये जो माउंटेन है ना, ये माउंटेन ध्यान रखिएगा, हमारा जो माउंट एवरेस्ट है इसका कितना गुना है? 3 गुना, 3 टाइम्स है। और ये जो है ना, ये एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी। तो एक तो ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, और एक निक्स ओलंपिया, ये एक माउंटेन है जो कि माउंट एवरेस्ट से कितना गुना है? 3 गुना है। तो ये दो भी किसके ऊपर है? मंगल के ऊपर। मैंने आपको एक चीज कल समझाई थी, और मैंने बताई थी कि इसके ऊपर बहुत सारे क्रेटर मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं। और मंगल पर इतने गड्ढे क्यों मिलते हैं? उसका क्या कारण है?
क्योंकि मैंने बताया था एस्टेरॉइड्स बहुत सारे आकर के टकरा जाते हैं, क्योंकि मंगल के नजदीक एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड बेल्ट, और मंगल अपना ग्रेविटेशनल फोर्स उन एस्टेरॉइड पे लगाता है। वो एस्टेरॉइड आते हैं और आकर के टकरा जाते हैं, और मंगल से जब आकर टकराते हैं तो मंगल के ऊपर बड़े बड़े क्रेटर्स का क्या हो जाता है, निर्माण। बात समझे कि नहीं समझे? तो क्रेटर्स बहुत सारे इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो एक बार मैं एक इमेज दिखाता हूं आपको मंगल की। क्लोज अप इमेज ऑफ मार्स, क्लोज अप इमेज ऑफ मार्स, क्लोज अप इमेज ऑफ मार्स, क्लोज अप इमेज ऑफ मार्स। लिखा? ये हाँ, मैरिनर 9 के द्वारा ली गई इमेज से ये। इसके अंदर देखो ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, देख रहे हो? मैरिनर 9 के द्वारा ली गई इमेज, मैरिनर 9 के द्वारा इस तरीके का सरफेस आपको दिखेगा, गड्ढे गड्ढे दिखेंगे आप। देखो ऐसे बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हो ना, ये गड्ढे, ये सब, ये कोई क्रेटर है। बेवकूफ वाले प्रश्न मेरे से मत पूछा करो, गहराई कितनी, क्या मतलब होगा इस बात का? नहीं, क्या मतलब होगा इस बात का? यार कोई मतलब, कोई क्वेश्चन है क्या ये तुम्हारा? क्या प्रूव करना चाहते हो इस बात से? कितनी गहराई है? नाप या जाके जा, मतलब कोई रिलेट, कोई क्वेश्चन हो, कोई ढंग का समझ में आता है। बेवकूफ की तरह कुछ भी पूछ लेना मन करे वही। देखो ये है ओलंपस मॉन्स, जो ज्वालामुखी जिसका हम नाम अभी देख रहे थे, ये ओलंपस मॉन्स है। ये क्रेटर है, ये दिख रहा है कि यहां से क्रेटर जो है, एक आपको बड़ा सा दिख रहा है, बड़ा सा हिस्सा है कोई, ये ओलंपो ये एक ज्वालामुखी है ना। ये नासा ने रिलीज की इस फोटो को, ये इमेज 50 इयर्स एगो मेरिनर 9 एंटर्स मार्स ऑर्बिट, नासा, नासा ने भेजा है ना। तो ये इमेज, ये तो होगी नहीं सेव, ठीक है। एक आपको दिखाना, नेक्स्ट ओलंपिया, चलो ये था हमारा। देखो ये, आप देखोगे, देखो कितने सारे गड्ढे दिखा रहा है ना, ये दिख रहे हैं ये सब। ये सब इस पर कैसे बने हैं? सिर्फ और सिर्फ इस पर आकर टकराए हैं, क्या? एस्टेरॉइड्स टकराए, एस्टेरॉइड आके टकराते गए, गड्ढों का निर्माण होता गया। देखो आप जो सोच रहे हो ना, पहाड़ कैसे होते हैं, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ है, ऐसे ऐसा नहीं होता है पहाड़। होता क्या है ना बेसिकली, कि जब यहाँ पर कोई आकर एस्टेरॉइड टकराया, तो टक्कर की वजह से भूमि है ना एक साइड, भाई यहाँ तो गड्ढा बन गया, इस गड्ढे के किनारे एक स्थान क्या हो गया, ऊपर उठ गया। एक गड्ढा जब बनेगा तो वो पदार्थ कहाँ जाएगा, वो मटेरियल, तो वो आसपास में क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो वो जो किनारे बनेंगे ना, किनारे ऊंचे ऊंचे, वही माउंटेन होते हैं। ऐसे माउंटेन नहीं है कि दो प्लेट टकराई और दो प्लेटों की टक्कर की वजह से फोल्डेड माउंटेन बन गया, ऐसा नहीं है। पत्थर जैसे पृथ्वी का विकास हुआ है, वैसे सभी ग्रहों का विकास हुआ है। तो पृथ्वी का विकास पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा देंगे सारा। लाओ, ढंग का क्वेश्चन है कि वैसे ही फालतू, ये फालतू लग रहा है क्या? चलो देखो, बहुत डेंस इसके अंदर वो नहीं है, वायुमंडल बहुत हल्का वायुमंडल है, ठीक है ना। पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है ना, इस प्रकार का वायुमंडल नहीं है।
हे भगवान, ये क्या मतलब हो गया? आई लव यू सर। मुन्ना भैया, मुन्ना भैया तो वो है क्या, मिर्जापुर वाला है? सर टुडे यू आर लुकिंग लाइक ए वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। क्या चाहते हो ये बताओ। चलो ठीक है भाई, आगे लिखें। आगे लिख लेते हैं। देखो इसके स्टडी के लिए कौन भेजा गया? तो भेजा गया मैरिनर 9। किसने भेजा? नासा ने। तो एक काम कर लेते हैं, एक दो बातें इनको लिख लो। ये इमेज कहाँ गई भाई दीपक जी? ये हुई इमेज वो? नहीं यार, वो इमेज तो आई नहीं। नहीं आई ना? नहीं है, चलो छोड़ो उसको। एक काम करो तुम बेटा, ये लिखो, ये लिखो एक बार, ये वाला लिखो। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इंग्लिश वाले बच्चे यहां से लिख दो। हाँ, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल पर ही मौजूद है। हाँ, स्पेलिंग ठीक कर दें, कोई बात नहीं। द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, ओलंपस, ओलंपस, ओलंपस मोन्स एंड द हाईएस्ट माउंटेन निक्स ओलंपिया आर प्रेजेंट ऑन मार्स। हाँ जी, वोल्केनो एक्टिव है ना? एक्टिव वोल्केनो नहीं। लिख लिया सबने? मैरिनर 9 ना, मैरिनर 9। वो जब वहां गया तो वहां पर नाश्ता करने नहीं गया। ये कैसे पता चला कि सौरमंडल में सबसे बड़ा है? तो मैरिनर 9 जब गया होगा ना, तो वहां ये नहीं है कि वहां उसके लिए समोसे रखे थे, वो उतरेगा समोसे खाएगा फिर आएगा। तो ये सैटेलाइट जब स्टडी करने के लिए भेजते हैं ना, तो उनका काम यही होता है, उनसे यही अध्ययन करते हैं बैठ करके। समझ में आई बात? इधर देख हीरो, समझ में आई बात? तो दिमाग कहाँ पर है? सैटेलाइट क्यों भेजते हैं बताओ? वो देखने के लिए भेजते हैं ना, कि कैसा है, क्या सरफेस है ना, कैसा वायुमंडल है, कौन सी गैसें होंगी। इमेज कैप्चर करता है, स्टडी करते हैं बैठ करके साइंटिस्ट, फिर वो बताते हैं। अब तक जितने पता चले हैं उनमें सबसे बड़ा है। हो सकता है परसों नई बात पता चल जाए, कुछ और नए स्टडी आ जाए। पहले हम कहते थे सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट बृहस्पति के हैं, बाद में पता चला नहीं नहीं गलत है, शनि के हैं। हो सकता है और नए रिसर्च हो और पता चले नहीं शनि से भी ज्यादा इसके हैं, है कि नहीं? तो ये बात। हाँ, लिख लिया सबने? नहीं लिखा है? हाँ जी बताओ। मैरिनर 4 भी भेजा गया, और मैरिन नहीं 4 नहीं 9 आएगा है ना। मैरिनर 9 लिख लेना, 9 है ना, मैरिनर 9। हाँ, नासा द्वारा इसके ऊपर 28 नवंबर 1964 को मैरिनर 9 नामक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया। अभी हमने इमेज देखी थी, सैटेलाइट इमेज, तो वो भेजा स्टडी करने के लिए, ठीक है। आपको पता है कैनियन क्या होती है? कैनियन, देखो नदियां ना, नदियां क्या करती हैं, वी शेप वैली का निर्माण करती है कटाव करके। और जब वो वी शेप वैली बहुत बड़ी हो जाती है, तो बहुत बड़ी जब शेप में हो जाती है उसको कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनियन। तो यहां पर भी एक कैनियन पाई गई है। पता चला है कि पूरे के पूरे बहुत बड़ी कैनियन इसके ऊपर है, और वो है वेलेस मेरिनेसी, मेरी मेरिनेरिस है ना कैनियन। तो वेलेस
मेरिनेरियर जो है ये कैनियन है, इसको भी आप एक बार लिख लेना, ये भी इसके ऊपर ही है, ठीक है। बाकी ये पूछता नहीं है ना, ये मैंने अपने नोट्स में ऐसे ही लिखा था महत्वपूर्ण करके, है ना, लेकिन नहीं पूछता है। निक्स ओलंपिया और ओलंपस मोन्स, इनका विशेष ध्यान रखना है आपको। बताओ, सबने लिख लिया यहां तक? अब अब अपने पढ़ेंगे कल की क्लास में, और कल पढ़ेंगे अपने किसके बारे में, तो कल पढ़ेंगे किसके बारे में, कल पढ़ेंगे मंगलयान, है ना, मोम के बारे में, मोम के बारे में पढ़ेंगे। जूम करना है क्या? पीडीएफ जब